जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स को यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुविकल्पीय सीरीज का चौथा वीडियो लेकर आ रहे हैं दोस्तों, जो कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा। आज का जो वीडियो होगा, एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर पर, जिसमें हमने 101 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें इंक्लूड किए दोस्तों। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, अपने पढ़ाई को बेटर कीजिए दोस्तों, तथा एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क कवर करने की कोशिश करिए। और वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों को दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिए। सभी दोस्तों से निवेदन है कि कम से कम अपने 2-4 दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो जाए। आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते हैं? तो दोस्तों आंसर होगा, साझेदार के चालू खाते स्थायी पूंजी पद्धति में बनाए जाते हैं। मतलब जब स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी खाते और चालू खाते अलग अलग बनाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थायी पूंजी पद्धति में। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, फर्म में कौन साझेदार हो सकता है? तो दोस्तों साझेदारी फर्म में कोई व्यक्ति साझेदार हो सकता है। आंसर होगा दोस्तों व्यक्ति। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, साझेदारी सल्लेख की अनुपस्थिति में किस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा साझेदारी अधिनियम 1932। चौथा प्रश्न है दोस्तों, फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज कब दिया जा सकता है? तो दोस्तों फर्म द्वारा साझेदार की पूंजी पर ब्याज, यदि साझेदारी अधिनियम में इसका उल्लेख है, मतलब दोस्तों यदि दोस्तों जो साझेदारों के बीच में जो समझौता होता है, अनुबंध दोस्तों, उस अनुबंध में उल्लेख है और लाभ हुआ है, तो उस समय हम साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि साझेदारी अनुबंध में व्यवस्था होने पर तथा व्यवसाय में लाभ होने पर। आइए दोस्तों पांचवा प्रश्न लेते हैं हम, साझेदारी सल्लेख ना होने पर साझेदारी द्वारा दिए गए ऋण पर कितना ब्याज देय होगा? साझेदार द्वारा दिए गए ऋणों पर कितना ब्याज देय होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 6% वार्षिक। साझेदार द्वारा व्यवसाय से निजी प्रयोग के लिए निकाली गई पूंजी क्या कहलाती है? तो दोस्तों यदि साझेदार अपने व्यवसाय से अपने निजी प्रयोग के लिए जो कुछ भी व्यवसाय से निकालता है उसे हम आहरण कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आहरण। सातवां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते के साथ कौन सा खाता बनाया जाता है? तो दोस्तों स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते के साथ चालू खाता भी बनाया जाता है। आंसर हो जाएगा चालू खाता। आठवां प्रश्न है दोस्तों, पुराने और नए अनुपात का अंतर क्या कहलाता है? तो दोस्तों पुराना माइनस नया, इसका मतलब दोस्तों त्याग अनुपात। नवा प्रश्न है, क्या लाभ अनुपात में परिवर्तन के लिए ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है? तो उसका आंसर होगा दोस्तों हाँ, ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है दोस्तों। आइए दोस्तों 10वां प्रश्न लेते हैं, पुनर्गठन पर संपत्ति एवं दायित्व के मूल्य में आए परिवर्तन को किस खाते में दर्शाते हैं? तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा कि संपत्ति एवं दायित्व में परिवर्तन के लिए हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा पुनर्मूल्यांकन खाता। 11वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, ए ने बी को गारंटी दी है कि उसे न्यूनतम 25,000 रुपए का लाभ प्राप्त होगा, उसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों उसे कहेंगे लाभ की गारंटी। आंसर हो जाएगा लाभ की गारंटी। आइए दोस्तों 12वां प्रश्न लेते हैं, फर्म के व्यवसाय के संचालन में भाग कौन ले सकता है? फर्म के व्यवसाय के संचालन में कौन भाग ले सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सभी साझेदार। 13वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के दशा में साझेदारों से संबंधित सभी व्यवहारों का लेखा किस खाते में किया जाता है? तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में दोस्तों एक ही खाता बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों साझेदार के पूंजी खाते में। लेखांकन प्रमाण 26 किससे संबंधित है? तो दोस्तों लेखांकन प्रमाण 26 ख्याति के मूल्यांकन से। आंसर हो जाएगा दोस्तों लेखांकन प्रमाण 26 ख्याति के मूल्यांकन से संबंधित है। आइए दोस्तों 15वां प्रश्न है, ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है? तो दोस्तों ख्याति के मूल्यांकन का आधार लाभ है। आंसर हो जाएगा लाभ।
16 प्रश्न है दोस्तों, पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकृति का खाता है? तो दोस्तों यह है नाम मात्र का खाता, नॉमिनल अकाउंट। 17वां प्रश्न है दोस्तों, सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य क्या कहलाता है? तो सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य अधिलाभ कहलाता है दोस्तों, आंसर हो जाएगा अधिलाभ। 18वां प्रश्न दोस्तों, दायित्व का मूल्य कम होने पर इसे पुनर्मूल्यांकन खाते के किस पक्ष में लिखेंगे दोस्तों? तो यदि दायित्व का मूल्य कम हो रहा तो दोस्तों ये फर्म के लिए आय होगी और आय को पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में लिखा जाएगा, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रेडिट पक्ष में। 19वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, त्याग अनुपात की गणना क्यों आवश्यक है? त्याग अनुपात की गणना क्यों आवश्यक है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा उसका ख्याति के विभाजन के लिए। आइए दोस्तों 20वां प्रश्न लेते हैं, कौन सी ख्याति हमेशा बदलती रहती है? तो दोस्तों ख्याति 3 प्रकार की होती है, एक स्थायी ख्याति माने बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति होती है, और बदलने वाली ख्याति दोस्तों चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। तो आंसर हो जाएगा इसका चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। 21वां प्रश्न है दोस्तों, पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ हानि को साझेदारों में किस अनुपात में बांटा जाता है? तो दोस्तों पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को साझेदार में लाभ हानि जो है पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटा जाता है। आइए दोस्तों 22वां प्रश्न लेते हैं, साझेदार को वार्षिकी द्वारा भुगतान करने पर कौन सा खाता खोला जाता है? तो दोस्तों जब अवकाश ग्रहण साझेदार को वार्षिकी द्वारा भुगतान करना है तो उस समय हम वार्षिकी उच्चंत खाता बनाते हैं दोस्तों, वार्षिकी उच्चंत खाता। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, साझेदार की मृत्यु होने पर उसका दावा किसे हस्तांतरित किया जाएगा? तो दोस्तों उसका उत्तराधिकारी को, मतलब कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किया जाएगा, आंसर हो जाएगा कानूनी उत्तराधिकारी को। आइए दोस्तों 24वां प्रश्न लेते, अभी माही व खुशी लाभ का भाग 5:3:2 में भारतीय साझेदार है, माही फर्म से सेवानिवृत्त होती है, नया लाभ वितरण अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न में जो साझेदार ये अवकाश ग्रहण कर रहा है, जिसकी मृत्यु हो रही जो जा रहा है, उसका भाग हटा दो, बचा वाला नया अनुपात होगा। तो इसमें बीच वाला माही अवकाश ग्रहण हो रहा है तो बीच वाला 3 हटा देंगे तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 5:2। आइए दोस्तों 25वां प्रश्न लेते हैं, जब एक साझेदार अपने को साझेदारी से अलग करता है तो इसे ऐसी स्थिति को मानी जाती है? तो दोस्तों जब साझेदार अपने को साझेदारी से अलग करता है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं दोस्तों निवृत्ति। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, 26वां प्रश्न है, साझेदार की निवृत्ति में के किसी एक कारण को लिखिए, माने साझेदारी की निवृत्ति के किसी एक कारण को लिखिए। तो दोस्तों बहुत सारे कारण है, वृद्धावस्था के कारण, अस्वस्थता के कारण, तो हम लिख सकते हैं वृद्धावस्था अस्वस्थता। आइए दोस्तों 27वां प्रश्न लेते हैं, बीमित मूल्य क्या है? तो दोस्तों बीमित मूल्य होता है बीमा पॉलिसी का क्रय मूल्य, बीमा पॉलिसी का क्रय मूल्य बीमित मूल्य होता है। आइए दोस्तों समर्पण मूल्य क्या है? तो समर्पण मूल्य दोस्तों प्राप्त राशि को समर्पण मूल्य कहते हैं, प्राप्त राशि को। वार्षिकी प्रीमियम क्या है? तो दोस्तों वार्षिकी प्रीमियम है प्रतिवर्ष देय राशि। फिर से दोस्तों कि आपका बीमित मूल्य क्या है? तो बीमा पॉलिसी का क्रय मूल्य। समर्पण मूल्य क्या है? तो दोस्तों प्राप्त राशि। और 29वां प्रश्न दोस्तों वार्षिक प्रीमियम क्या है? तो प्रतिवर्ष देय राशि। आइए दोस्तों 30वां प्रश्न, अविभाजनीय कोष क्या कहलाता है? माने अविभाजनीय कोष क्या होता है? तो दोस्तों जिसको नहीं बांटा जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा अविभाजनीय है, इसका मतलब जिसको नहीं बांटा जा सकता। आइए दोस्तों क्या साझेदारी के विघटन पर फर्म का विघटन हो जाता है? तो नहीं दोस्तों, साझेदारी का विघटन होने पर फर्म का विघटन नहीं होता है। लेकिन ऐसा पूछे क्या फर्म के विघटन पर साझेदारी का विघटन हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा हाँ। फिलहाल इसका आंसर है क्या साझेदारी के विघटन फर्म का विघटन आवश्यक है? आंसर होगा नहीं। 32वां प्रश्न है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति होने पर फर्म का समापन किस प्रकार का समापन है? तो दोस्तों इसे कहते हैं सहयोग द्वारा समापन। 33वां प्रश्न है दोस्तों, वसूली खाता कब खोला जाता है? तो दोस्तों वसूली खाता साझेदारी फर्म के समापन पर खोला जाता है। दोस्तों 34वां प्रश्न है, फर्म के अनिवार्य विघटन की कोई एक दशा बताइए। तो दोस्तों व्यापार का अवैध हो जाना, या फिर सभी साझेदार या एक को छोड़कर सभी साझेदार का दिवालिया होना, कोई भी एक आप कंडीशन लिख सकते हैं। आंसर हो जाएगा व्यापार का अवैध होना, या एक को छोड़कर या सभी साझेदार का दिवालिया हो जाना। फर्म के विघटन पर साझेदार का ऋण किस खाते में
हम ट्रांसफर माने अंतरित करते हैं, तो दोस्तों हम करते हैं इसको रोकड़ खाते में। तो आइए दोस्तों 36वां प्रश्न लेते हैं। कौन सा खाता केवल फर्म के विघटन पर ही बनाया जाता है? तो फर्म के विघटन पर बनने वाला खाता होता है दोस्तों वसूली खाता। 37वां क्वेश्चन है, अंश पूंजी का वो भाग जो कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको कहते हैं संचित पूंजी। क्या कहेंगे? संचित पूंजी। 38वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के अंश को लाभांश में प्राथमिकता दी जाती है? तो हमें पता है दोस्तों, प्राथमिकता की बात हो रही तो पूर्वाधिकार अंश को। आइए दोस्तों 39वां प्रश्न लेते हैं, कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको प्रवर्तक मतलब प्रमोटर, आंसर हो जाएगा प्रवर्तक कहते हैं, प्रवर्तक। आइए दोस्तों 40वां प्रश्न है, अंशरण खाते का शेष किस खाते में हस्तांतरित करते हैं? तो दोस्तों ये होता है पूंजी संचय खाते में, कैपिटल रिजर्व खाते में, अकाउंट में। आइए दोस्तों 41वां प्रश्न लेते हैं, अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंश का निर्गमन कहलाता है? तो अंकित मूल्य से यदि अधिक पर यदि निर्गमन हो रहा है तो उसको कहेंगे दोस्तों प्रीमियम पर निर्गमन। आइए दोस्तों 42वां प्रश्न, अंकित मूल्य पर अंश का निर्गमन क्या कहलाता है? अंकित मूल्य पर दोस्तों कहलाएगा सम मूल्य पर अंश का निर्गमन। 43वां प्रश्न दोस्तों, अंशधारी को जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो हमें पता है दोस्तों, अंशधारी को जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसको कहते हैं अंश पत्र। क्या कहते हैं दोस्तों उसको? अंश पत्र। ऋण पत्र का प्रतिफल क्या कहलाता है? तो दोस्तों ऋण पत्रों को क्या मिलता है बदले में? ब्याज। तो ऋण पत्रों का प्रतिफल ब्याज कहलाता है। 45वां प्रश्न दोस्तों, किन ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है? तो जिन ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है तो वे ऋण पत्र कहलाते हैं दोस्तों वाहक ऋण पत्र। कौन से? वाहक। 46वां प्रश्न है दोस्तों, वह ऋण पत्र जिसका भुगतान केवल कंपनी के समापन पर किया जाता है तो कहलाता है दोस्तों अशोधनीय ऋण पत्र। कौन से? अशोधनीय या अशुद्ध ऋण पत्र। 47वां प्रश्न दोस्तों, ऋण पत्र जिनको अंश में परिवर्तित किया जा सकता है तो दोस्तों हम वर शब्द पकड़ेंगे परिवर्तित तो हो जाएगा परिवर्तनशील। फिर ऋण पत्र जिसमें ब्याज का पूर्व उल्लेख नहीं होता उन्हें क्या कैसे कहते हैं? मैंने ऐसे ऋण पत्र जिसमें ब्याज का पूर्व उल्लेख नहीं होता उन्हें कहते हैं दोस्तों शून्य कूपन दर, शून्य कूपन दर। 49वां प्रश्न है, वे ऋण पत्र जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होता है क्या कहलाते? तो दोस्तों हम वही से पकड़ेंगे रजिस्टर तो उसको बोलेंगे दोस्तों पंजीकृत या रजिस्टर्ड ऋण पत्र भी कहते हैं हिंदी में पंजीकृत। 50वां प्रश्न दोस्तों, क्या ऋण पत्रों को जब्त किया जा सकता है? तो आंसर होगा दोस्तों नहीं, ऋण पत्रों को जब्त नहीं किया जा सकता है, अंशों को जब्त किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों नहीं। 51वां प्रश्न दोस्तों, पूंजी संचय किस प्रकार के लाभ में से बनाया जाता है? तो दोस्तों पूंजी संचय यह पूंजीगत लाभ में से बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आधा हमारा वीडियो समाप्त हुआ, अब आधा वीडियो बचा है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए तथा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो आपको पाने के लिए बेल आइकन को भी दोस्तों हिट कीजिए। इसके बाद एक और वीडियो आएगा दोस्तों जिसमें सही गलत और आपका मैच द कॉलम मतलब सही जोड़ी वाला वीडियो रहेगा। और उसके बाद दोस्तों मैं 2 मार्क वाले सभी यूनिट से महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो ले कराने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आइए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। 52वां प्रश्न, प्रत्येक कंपनी को वित्तीय विवरण कंपनी दिन 2013 की किस अनुसूची के अनुसार बनाना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शेड्यूल 3 माने अनुसूची 3 के अनुसार। प्राथमिक व्यय को वित्तीय विवरण में दर्शाएंगे तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आर्थिक चिट्ठे, आर्थिक चिट्ठा। 54वां प्रश्न दोस्तों, कंपनी के लाभ को कौन से शीर्षक में दिखाया जाता है? तो दोस्तों इसके लाभ को संचय एवं आधिक्य शीर्षक में हम दर्शाएंगे दायित्व पक्ष में। 55वां प्रश्न दोस्तों, कंपनी की संपत्तियां किसके बराबर होती है? तो दोस्तों कंपनी की संपत्तियां दायित्व के बराबर, हमें पता है संपत्तियों के बराबर दायित्व होता है तो आंसर हो जाएगा दायित्व। 56वां प्रश्न है, कौन से अनुपात प्रमुख रूप से प्रत्यय की गणना करते हैं? तो दोस्तों प्रत्यय की गणना करने वाले अनुपात होते हैं लाभदायकता अनुपात, आंसर हो जाएगा लाभदायकता। 57वां प्रश्न दोस्तों, तरल अनुपात में किस प्रकार की संपत्ति को शामिल किया जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा तरल अनुपात में तरल संपत्ति। तो दोस्तों तरलता अनुपात तरल संपत्ति तो मैच हो रहा दोस्तों, वही से आपको हिंट मिल जा रही है। 58वां प्रश्न दोस्तों, जिन दायित्वों का
भुगतान 1 वर्ष के भीतर होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो हमें पता है कि जिन दायित्वों का भुगतान हमें 1 वर्ष के भीतर करना पड़ता है वो कहलाते हैं चालू दायित्व। आंसर हो जाएगा दोस्तों चालू दायित्व। 59वां प्रश्न दोस्तों, किस अनुपात का संबंध बेचे गए माल की लागत एवं औसत स्कंद से होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्कंद आवर्त अनुपात। स्कंद आवर्त अनुपात। दोस्तों 60वां प्रश्न है, कौन सी चालू संपत्ति को तरल संपत्ति में शामिल नहीं किया जाता है? तो दोस्तों सारी चालू संपत्तियों को हम तरल संपत्ति में शामिल करते हैं, लेकिन स्टॉक को, स्कंद को मतलब रहतिया को शामिल नहीं करते। आंसर हो जाएगा दोस्तों स्कंद या स्टॉक। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं हम, कुल लागत कुल विक्रय के बराबर कहाँ होती है? तो दोस्तों कुल लागत कुल विक्रय के बराबर समविच्छेद बिंदु पर होती है। आइए दोस्तों 62वां प्रश्न लेते हैं, उधार विक्रय की वसूली अवधि किस अनुपात के द्वारा प्रकट होती है? तो दोस्तों ये होती है देनदार आवर्त अनुपात, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। उधार विक्रय की वसूली अवधि किस अनुपात के द्वारा प्रकट होती है? तो देनदार आवर्त अनुपात। दोस्तों 63वां प्रश्न है, अंश का निर्गमन किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो दोस्तों अंशों का निर्गमन दोस्तों हमारी वित्तीय क्रियाएं हैं। फिर है ऋण पत्र का शोधन किस प्रकार की क्रियाएं? तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा वित्तीय क्रियाएं। आए दोस्तों ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह है? तो दोस्तों इसको बोलेंगे संचालन क्रियाओं का। ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ संचालन क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह है दोस्तों। आइए दोस्तों 66वां प्रश्न लेते हैं, स्थिर संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए नकद भुगतान किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तो दोस्तों स्थायी संपत्ति, स्थिर संपत्ति माने स्थायी संपत्तियों के लिए खरीदना बेचना जो भी है तो विनियोग क्रिया कहलाती है, तो विनियोग क्रिया आ जाएगी आंसर। 67वां प्रश्न दोस्तों, रोकड़ प्रवाह कब उत्पन्न होता है? तो दोस्तों रोकड़ के आने और जाने पर। आंसर हो जाएगा रोकड़ के आवागमन पर। 68वां प्रश्न दोस्तों, रोकड़ बहाव विवरण के संबंध में कौन सा लेखांकन प्रमाप जारी किया गया है? तो रोकड़ बहाव विवरण के लिए दोस्तों लेखांकन प्रमाप 3 AS3 दोस्तों। आइए दोस्तों 69वां प्रश्न लेते हैं हम। 69वां प्रश्न दोस्तों, आयकर की वापसी किस प्रकार की क्रिया होती है? तो दोस्तों ये होती है संचालन क्रियाएं। 70वां प्रश्न दोस्तों, कि क्या कोई व्यक्ति बिना पूंजी लगाए भी साझेदार बन सकता है? तो हाँ दोस्तों, व्यवसाय को परामर्श देने की स्थिति में बिना पूंजी लगाए भी साझेदार बन सकता है। आंसर हो जाएगा हाँ। 71वां प्रश्न दोस्तों, क्या फर्म के लाभों में सम्मिलित अवयस्क फर्म का हिसाब किताब देख सकता है? तो नहीं दोस्तों, अवयस्क साझेदार को लाभों में हिस्सा मिलेगा लेकिन फर्म की हिसाब किताब देखने का अधिकार नहीं होता है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते 72वां, जब लाभ हानि खाता हानि दर्शाता है तो क्या साझेदार की पूंजी पर ब्याज दिया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नहीं। साझेदार की पूंजी पर ब्याज लाभ होने की स्थिति में दिया जा सकता है। तो दोस्तों आइए अगला प्रश्न लेते हैं 73वां प्रश्न है, कौन सी ख्याति स्वामी के साथ रहती है? तो हमें पता है दोस्तों स्वामी के साथ चलना वाला जानवर कौन सा है? तो कुत्ता। तो दोस्तों कुत्ता पूछ ही लाते मालिक के पीछे पीछे जाते, इसका मतलब स्वामी के साथ रहने वाली ख्याति हो जाएगी कुत्ते के स्वभाव वाली। 74वां प्रश्न दोस्तों, सामान्य लाभ क्या है? तो व्यवसाय में अनुमानित प्रचलित दर से जो लाभ होता है दोस्तों उसको बोलते हैं सामान्य लाभ। व्यवसाय में अनुमानित प्रचलित दर से होने वाला लाभ सामान्य लाभ। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, चालू खाते का शेष स्थानांतरित किया जाता है? तो दोस्तों जो आपके स्थिर पूंजी पद्धति में चालू खाते बनाए जाए तो उसका शेष पूंजी खाते में हम ट्रांसफर करेंगे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं 76वां, कौन सी कंपनी के अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है? तो दोस्तों निजी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी। और किस पर छूट होती है, स्वतंत्रता होती है? तो सार्वजनिक कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी। पूछा है प्रतिबंध तो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राइवेट कंपनी मतलब निजी कंपनी। आइए दोस्तों 77वां प्रश्न लेते, ऋण पत्रों पर कटौती की राशि कहलाती है? तो पूंजीगत हानि दोस्तों। 78वां प्रश्न है, ऊंचा अनुपात कम लाभदायकता किसके साथ लागू होता है? माने अनुपात ऊंचा लेकिन लाभदायकता कम, तो दोस्तों ये होता है दोस्तों संचालन अनुपात के साथ। मतलब संचालन व्यय जितना ज्यादा होगा उतना लाभ कम होगा। फिर दोस्तों रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ शब्द से क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य। तो रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ शब्द से आशय रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य।
80वां प्रश्न है दोस्तों, क्या लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन के लिए ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है? तो हाँ, बिल्कुल आवश्यक है, आंसर हो जाएगा हाँ। 81वां प्रश्न है दोस्तों, नया साझेदार फर्म के भविष्य के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए किस रूप में रोकड़ लाता है? तो दोस्तों यह ख्याति के रूप में रोकड़ लाता है। संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए ख्याति के रूप में रोकड़ लाएगा। और दोस्तों लाभानी में हिस्सा क्या पूछा है दोस्तों, नया साझेदार फर्म के भविष्य में लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए दोस्तों, तो ये लाएगा लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए ख्याति के रूप में और संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी के रूप में। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि लाभों में हिस्सा बोला तो ख्याति के रूप में, और यदि संपत्ति में बोला तो पूंजी के रूप में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वसूली खाता कब खोला जाता है? तो दोस्तों वसूली खाता फर्म के विघटन या समापन पर किया जाता है दोस्तों, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। फिर है 83वां प्रश्न दोस्तों, कंपनी का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उसका आर्टिफिशियल पर्सन माने कृत्रिम व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति। 84वां प्रश्न दोस्तों, याचनाओं की भुगतान करने में त्रुटि करने पर अंश पर क्या कार्रवाई कंपनी कर सकती है? तो दोस्तों यदि याचनाओं का भुगतान नहीं किया हमें समय पर तो कंपनी अंशों को जब्त कर सकती है। तो दोस्तों अंश को जब्त कर सकती है या अंश कारण कर सकती है। दोस्तों 85वां प्रश्न है, पूंजी संचय किस प्रकार के लाभ से बनाया जाता है? तो आंसर है दोस्तों पूंजीगत लाभ से। आइए दोस्तों 86वां प्रश्न है, औसत वसूली क्या बताती है? तो दोस्तों देनदारों से वसूली में लगने वाला समय बताती है। औसत वसूली बताती है देनदारों से वसूली में लगने वाला समय। 87वां प्रश्न दोस्तों, गैर संचालन व्यय का समायोजन किस राशि के निर्धारण में किया जाता है? तो दोस्तों गैर संचालन व्यय का समायोजन ये संचालन से प्राप्त राशि में किया जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों 88वां प्रश्न 88वां प्रश्न लेते हैं, क्या कंपनी के चिट्ठे में पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़ों का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है? तो हाँ दोस्तों, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार तुलनात्मक बनाना पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा हाँ। 89वां प्रश्न दोस्तों, चालू अनुपात कौन सी वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है? तो दोस्तों चालू अनुपात हमारी कार्यशील पूंजी की को प्रकट करता है। 90वां प्रश्न दोस्तों, शोधन क्षमता अनुपात से क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो दोस्तों बाह्य दायित्व पर निर्भरता। क्या ज्ञात किया जा सकता है? बाह्य दायित्व पर निर्भरता। आइए दोस्तों 91वां प्रश्न लेते हैं, क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्ति, तो ये किसका सूत्र है? तो दोस्तों क्रय प्रतिफल में से शुद्ध संपत्ति माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा वो प्रीमियम। आइए दोस्तों 92वां प्रश्न है, लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारी फर्म द्वारा कब बनाया जाता है? तो दोस्तों ये लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारी फर्म द्वारा लाभ का विभाजन करने के लिए वर्ष के अंत में बनाती है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा लाभ का विभाजन करने के लिए। फिर 93वां प्रश्न है दोस्तों, फर्नीचर तथा भवन कौन सी संपत्ति है? तो फर्नीचर और भवन दोनों दोस्तों स्थायी संपत्ति है या गैर चालू संपत्ति है, आंसर हो जाएगा स्थायी या गैर चालू। 94वां प्रश्न है दोस्तों, रोकड़ तथा बैंक कौन सी संपत्ति है? तो हमें पता है रोकड़ तथा बैंक ये तो दोस्तों चालू संपत्ति है। आइए दोस्तों 95वां प्रश्न है, प्रत्येक साझेदार फर्म का होता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है। 96वां प्रश्न है, समझौते के अभाव में लाभ हानि का विभाजन साझेदारों के बीच किस अनुपात में किया जाता है? मतलब दोस्तों साझेदारों के बीच में किसी प्रकार का अनुबंध नहीं हुआ तो फिर लाभ हानि समान बांटी जाएंगी, तो आंसर हो जाएगा समान अनुपात में। 97वां प्रश्न है दोस्तों कि स्थानीय ख्याति को कौन सी ख्याति कहा जाता है? तो स्थानीय ख्याति मतलब दोस्तों बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति को स्थानीय ख्याति कहा जाता है। आइए दोस्तों 98वां प्रश्न है, त्याग अनुपात किसके बराबर होता है? तो हमें पता है हमेशा त्याग के बराबर प्राप्ति और प्राप्ति के बराबर त्याग होगा, तो त्याग अनुपात पूछा तो प्राप्ति के बराबर और प्राप्ति पूछा तो त्याग अनुपात के बराबर, आंसर हो जाएगा प्राप्ति अनुपात। 99वां प्रश्न दोस्तों, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? तो आंसर है समझौते का अभाव है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, आंसर लिखोगे पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। आइए दोस्तों सेंचुरी 100वां प्रश्न है, कौन से व्यवसाय में दायित्व सामान्यतः सीमित होते हैं? तो हमें पता है कि कंपनी के व्यवसाय में, आंसर हो जाएगा कंपनी के व्यवसाय में अंशधारी के दायित्व प्राय सीमित होते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है 101वां, और वो है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो पुनर्गठन का कोई उदाहरण, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाना, नए साझेदार का प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु, इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, तो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाना। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। और अगले वीडियो के लिए आप
कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए दोस्तों। इसके बाद आपको सही गलत और जोड़ी मिलाओ का वीडियो मिलेगा और उसके कुछ ही दिनों में आपको 2 मार्क के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो मिलेगा। फिर दोस्तों यहाँ आपके 32 मार्क यहाँ कवर हो जाएंगे और 2 अंक के सारे मार्क क्वेश्चन में यहाँ पे एग्जाम में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक वीडियो लेके आऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।